वेलकम बैक। और हमारी दो बड़ी प्यारी और फेवरेट मेहमान मौजूद हैं जो कि आपकी भी फेवरेट डॉक्टर्स हैं और आप उनसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं। तो ओवर टू यू हो जाएगा थोड़ी देर में। हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आज एक स्पेशल गेस्ट के साथ आई हैं जिनका नाम मोहम्मद है। ये इनके माशाल्लाह साहबजादे हैं, लेकिन तबीयत आज मुनासिब नहीं है तो उसने कहा मैं अम्मी के साथ ही रहूँगा। हमने कहा बिल्कुल भाई, आपका शो है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बतूल अशरफ। आप इनको जानते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और पिछले दिनों वीकेंड पे मैंने इनको बड़े फ़ोन किए ये नज़ले ज़ुकाम की वजह से, और सारी इनसे प्रिस्क्रिप्शन जो है ना फ़ोन पे मैंने ले ली। खैर अच्छी बात इनकी ये है, या आप दोनों के हवाले से मुझे ये लगता है कि आप लोग ना क्योंकि मुख्तलिफ वक्तों में अरीज से भी कभी अगर कोई मशवरा लें, ब्यूटी के हवाले से कोई भी बात करें, तो आप लोग उन लोगों में से नहीं है जो पेशेंट को उकसाते हैं कि ये भी कर लो और वो भी कर लो और ऐसे भी कर लो। सो आई थिंक ये एक चीज़ है और अल्लाह ताला आपकी इसकी जज़ा दे। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक हैं। नए नए प्रोसीजर्स ला रही हैं मार्केट में? अच्छा, आज हम कुछ हार्मोन्स के हवाले से जो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चियों की एज में डिफरेंट एज में डिफरेंट हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी कभी हम सुनते हैं जी हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन का मसला है, हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, हार्मोन ये हार्मोन वो। सो आजकल ये 9-10 साल की उम्र से मेरे ख्याल में ये कम इनटू प्ले हो जाता है। बिल्कुल। सो क्या क्या चीज़ है जो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी जो कि वालिदैन को भी पता होनी चाहिए? नुसरत, आजकल एक चीज़ आप हम सबको पता है कि जो प्यूबर्टी है उसकी एज पीछे होती जा रही है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ बच्चियों के भी जैसे खाने, हम लोग बच्चियों की कोई बात करें तो जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया, प्रिजर्वेटिव वैल्यू बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मेरे पास ऐसी बच्चियाँ आती हैं जिनकी हाइट अच्छी नहीं होती और चेंजेस आ रहे होते हैं उनके अंदर ना, तो फिर हम कहते हैं कि आपने थोड़े बेसिक टेस्ट कराने हैं। एक तो सीबीसी में सबको इसलिए एडवाइस करती हूँ कि पता चल जाए कि एचबी कैसा है। एनीमिक पेशेंट बच्चियाँ चल रही होती हैं, खाना पीने में जंक फूड में बर्गर से पेट भरा हुआ होता है, लेकिन ना गोश्त खा रही है ना सब्जी खा रही है, तो एनीमिक बड़ी सिवियरली होती है। सेकेंडली थायराइड प्रोफाइल कराते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, हाइट अच्छी नहीं है, वीक है, थोड़ा सा डिलेड माइलस्टोन्स आ रहे हैं या स्कूल में अच्छा नहीं है परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन करा लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जैसे पेरेंट्स की हाइट अच्छी और बच्चा बहुत ही मतलब कि 10-11 ईयर्स की बच्ची होगी और उसकी हाइट उनको लग रहा है कि वो 7-8 साल के बच्चे की है, तो तब हम ग्रोथ हार्मोन भी एडवाइस कर देते हैं। फर्स्ट ये होता है कि ये प्री प्यूबर्टी है, जब तक किसी बच्ची को मंथली साइकिल नहीं स्टार्ट हुआ। डॉक्टर अरीज, पेरेंट्स इस बात से डरते बहुत हैं जब आप उनको कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन हम इंड्यूस थायराइड, तो वो ये कहते हैं कि ये तो अच्छा, उसमें सिंपली अगर आप रिस्ट का एक्सरे भी करा लें ना, जैसे बोन एक्सरे जो रिस्ट एक्सरे कराते हैं उसमें बोन के उनके पता चल जाता है कि प्लेट्स फ्यूज तो नहीं हो रही, बोन ग्रोथ अभी चांसेस है कि नहीं, सिंपल भी करा सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन एक लेटर ऑन स्टेज पे कराते हैं और वो उसी में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि डिफरेंस ऑफ हाइट आ रहा है, बिल्कुल स्टंटेड ग्रोथ आ रही है और आपको कहता है एज एक लिमिट तक बच्चियों की तो स्पेशली वैसी जल्दी जो है ना हाइट रुक जाती है। जो ये मैं आपको बता रही हूँ, जो जिनके मंथली साइकिल स्टार्ट नहीं हुए बच्चियों के, वंस दे आर स्टार्टेड फिर फॉलो अप डिफरेंट हो जाता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक्नी तो नहीं हो रही, कोई फेस पे हेयर ग्रोथ तो नहीं ज़्यादा हो रही, हेयर फॉल तो नहीं हो रहा। अगर मंथली साइकिल्स रेगुलर, शुरू में तो खैर रेगुलर इतने नहीं होते, लेकिन अगर वो एक रेगुलरिटी नहीं आ रही ना तो फिर हम लोग दूसरे मजीद टेस्ट एडवाइस करते हैं। वो डिपेंडिंग वही बात है कि हिस्ट्री टेकिंग, और जो आप कह रहे हैं ना पेरेंट्स बड़े अप्रीहेंसिव होते हैं, आते ही नहीं डॉक्टर के पास कि बच्ची है पता नहीं टेस्ट लिख देंगे क्या हो जाएगा। हालांकि डायग्नोज करना बेहतर है बजाय इसके कि आप उसको डिले करते जाएं। अच्छा, आजकल जी इसके साथ साथ जो कॉमनेस कंडीशन होती है ना, वो ये होती है कि ना मोस्टली आते हैं कि जी गर्दन पे काली लाइन आ रही है, आपके नकल्स बहुत डार्क हो रहे हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन वैसे तो सही है, विच इज़ अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मोस्टली इस डायग्नोसिस के साथ जो है वो दूसरी डायग्नोसिस होती हैं, कंफर्मेशन होती है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बच्चों में आजकल बहुत है, इवन 8-9 ईयर्स की एज में, क्योंकि शुगर का इंटेक बहुत है, जंक फूड का इंटेक बहुत है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा मेरे पास तो वेट लॉस के लिए आते हैं ना, तो इट इज लाइक, और उसी की वजह से एक्सेसिव वेट गेन, और जब वो वेट गेन ज़्यादा होता है और फिर जब हम सीबीसी प्रोफाइल और सब कुछ करवाते हैं तो उसमें पता चलता है हीमोग्लोबिन भी कम है, दूसरे फैक्टर्स भी हैं, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इस कंडीशन को बेसिकली एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं, और ये कोई क्रीम से या उससे सही नहीं होता। आप इंसुलिन कंट्रोल कर लीजिए, मीठा कम लीजिए, रात की नींद पूरी कीजिए, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपके हार्मोन्स खुद ब खुद बैलेंस होना अच्छा, ये बड़ी अच्छी आप लोगों ने बात की, क्योंकि अगर ऐसी गर्दन पे लाइन आ रही है या कलर इफेक्ट हो रहा है, तो मैंने देखा है कि घरेलू टोटके बहुत इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं कि बेसन से रगड़ रहे हैं तो यूं कर रहे हैं, इवन वाइटनिंग क्रीम्स, विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये
इंटरनल प्रॉब्लम है। Yes. जो ये तो अल्लाह ताला एक साइन दे रहे हैं कि जी अंदर से बिल्कुल, प्रॉब्लम है, बिल्कुल, तो आप डॉक्टर के पास ये जाएं। इंडिकेशन है आपकी, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एक तो वेट गेन तो होगा ही, और फीमेल्स में फर्टिलिटी इशू स्टार्ट हो जाते अच्छा, हैं। फिर ये जो लोग कहते हैं, क्योंकि घर में बड़े बूढ़े भी होते हैं और जब ये इस तरह की कोई बात सामने आती है तो वो कहते हैं कि जी वक्त के साथ सही हो जाएगा, बस डॉक्टर की बातों में ना आओ, ये ना दो, ये दवाएं ना दो, आगे मसले हो जाएंगे। टेस्ट कराते हुए डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, क्योंकि इंसुलिन का टेस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप कोई भी हार्मोनल, इवन थायराइड का भी प्रोफाइल कराएं, वो थोड़ी सी हाई एक्सपेंसिव साइड पे आ जाती है। विटामिन D3 अगर आप करा रहे हैं बच्चियों का, वो आ जाती है। तो अब वो लोग कहते हैं डॉक्टर्स ना इतने महंगे महंगे टेस्ट ऐसे ही लिख देते हैं, तो आप कुछ नहीं करें, टेस्ट नहीं कराएं, बस ठीक है जो खाना पीना है घर का खाना। कभी कभी होता है कि ठीक है घर का खाना इज इम्पोर्टेंट, कि बच्चे जंक फूड से स्विच होते हैं, बट समटाइम्स वो घर का खाना भी वर्क नहीं कर रहा होता। यू नीड सम एडिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए, या कोई एक प्लान चाहिए होता है जो रूटीन फॉलो करनी चाहिए बच्चों को। बच्चे रूटीन नहीं फॉलो कर रहे होते, तो वो उसकी वजह से आप कंसल्ट करते हैं। किसी को इसलिए कंसल्ट नहीं करते कि हमें या डॉक्टर बतूल हम लोगों को शौक नहीं कि टेस्ट लिखते जाए, हमें उस टेस्ट से कुछ नहीं और मिलता। समटाइम्स होता है कि जैसे थायराइड का टेस्ट कराना इसलिए नेसेसरी होता है कि अगर वहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन कम आ रहा है, आपका T3 TSH अफेक्टेड आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको थायराइड हार्मोन्स की टैबलेट पे या गोली पे डाल दिया जाएगा। उसका अगर आपका बेसिक और दूसरे टेस्ट जो है उससे कोरिलेट करना ज़रूरी होता है, तो सिंपल आयोडीन खाने से थायराइड का लेवल सही हो जाता है, तो आपको थायरॉक्सिन की गोली की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ टेस्ट हम सिर्फ कोरिलेट कराने के लिए कराते हैं, डायरेक्टली आप आंख बंद करके थायरॉक्सिन की गोली नहीं स्टार्ट करा। अच्छा, ये डॉक्टर बतूल पहले या तो ये चीजें थी नहीं, या थी तो इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है जैसे हमें अगर अपना बचपन, हम स्कूल की बात करें तो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हमें नहीं देखने को मिलती थी। हाँ, हमारा कॉम्प्लेक्शन वैसे डल था ओवरऑल, गेम्स खेल खेल के, और इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन ये जैसे अब बच्चों को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं थी। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेसिक रीजन आपको क्या लगता है? सिस्टम खराब हो गया। सिस्टम इन द सेंस, मैं आपको बताऊं, कल मैं नॉर्थ से गुलशन ट्रैवल कर रही थी और टाइम जो है वो स्कूल आवर्स ऑफ होने का था। मैंने सिर्फ 5 से 6 बाइक ऐसे देखी है जिसपे बच्चे जो है वो पीछे सोते हुए जा रहे थे, लिटरली। ये नहीं 2 से 3 बजे का टाइम है और 5 से 6 बाइक देखी है। तो इट मीन्स, और मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, कहते हैं बच्चा रात में 2 बजे सोता है, 3 बजे सोता है। स्कूल गोइंग बच्चा रात में 2 बजे 3 बजे कैसे सो सकता है? तो सिस्टम इज गोइंग रॉन्ग। जब तक हम अपना सिस्टम, सोने का, खाने का, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ये सही कर लेंगे आपकी बॉडी सही हो जाएगी। और अगर ये बेसिक चीजें खराब हैं तो फिर आपकी बॉडी नहीं सही हो सकती। आप फिर वही इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड और ये सारे इश्यूज रहेंगे, वो नहीं सही हो सकते। इवन आप दवाइयाँ ले लेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन फिर इट कम्स बैक। लेकिन ये रात में जागने का चार्म मुझे तो समझ ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ये तो असल में मोबाइल है ना, मोबाइल है, गैजेट्स हैं। ये बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं, आपको सख्ती करनी पड़ती है ना, कहते सख्ती करनी। ये लाइफस्टाइल है ना, बेसिकली लाइफस्टाइल। जब आप पढ़ते हैं मेडिसिन, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन इज कि आपने अपनी स्लीप बेहतर करनी है, न्यूट्रिशन बेहतर करनी है, आपने हार्मफुल सब्सटेंसेस से दूर रहना है, और आपने सेल्फ सोशलाइज करना है। यू हैव टू टॉक टू पीपल। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। तो हम लोग सोचो ना, बच्चे सोशलाइज नहीं करते हैं, आप दावत में वो सोशलाइज थ्रू गैजेट्स कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस आप देखो, आजकल वेपिंग इज सो कॉमन, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, स्कूल्स में है, वो आपको रखना पड़ता है। वेपिंग तो स्टार्ट है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप ना, उसके बाद क्या क्या हो गया है अब तो, मतलब वही तो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। सेकंड, स्लीप पूरी नहीं हो रही है। थर्डली, न्यूट्रिशन हमारी आप देख लो, आप जितना मर्जी सख्ती कर लो, क्योंकि अगर एक बच्चे का फ्रेंड जो है वो बाहर से कुछ ला रहा है, तो वो आप एक दिन मना करोगे, 2 दिन, वो तीसरे दिन आपका बेटा कि नहीं, मुझे पूरा फील होता है अपने फ्रेंड्स के बीच में, आई ऑल्सो हैव टू गेट समथिंग जो जंक फूड रिलेटेड हो, जिसमें मीठा बहुत ज़्यादा होगा, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होगी, हिडन कैलोरीज, हिडन शुगर्स होती है ना, वो शुगर फ्री लिखा होगा, उसके अंदर एडेड जो स्वीटनेस होंगे वही इतने हार्मफुल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। तो दूसरे मीठे केमिकल्स होंगे, केमिकल्स हैं, उनके नाम चेंज कर दिए, लेकिन उसके आगे मीठा, स्वीट नहीं लिखा हुआ, तो मीठे केमिकल्स। अच्छा डॉक्टर बतूल, फिर इसके बाद जैसे हम टीनेज में आ जाते हैं, टीनेज के अपने प्रॉब्लम्स बच्चों के होते हैं, सो उसमें लड़कियों के कौन कौन से इश्यूज हैं जिसको सीरियस लेना चाहिए? हेयर फॉल, एक्नी और वेट गेन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको देखें उसका इशू है, अगर प्यूबर्टी अर्ली स्टार्ट हो रही है, तो वो तो आप समझ लें डाइट की वजह से, मोस्टली डाइट है उसमें। ठीक है, अर्ली क्या है एज? अर्ली 8 to 9 ईयर्स। अच्छा, वरना 10, 11?
It's fine. 11 ऑनवर्ड्स इज फाइन, ठीक है। Okay. पहले तो जो है वो 13 इयर्स पे ही होती थी, लेकिन अब जो है वो 8 to 9 है। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी रुखसाना साहिबा। जी जी। तो उसकी ना उम्र है 16 साल, तो उसको ना दिन बाद में पीरियड शुरू हो जाते हैं, और अब उसके ना सामने इतने दाने आ गए हैं ना, तो मैंने 2-3 डॉक्टर से ना, गायनी के डॉक्टर से उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, इलाज करवाया लेकिन ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात कितनी पूरी एज है? समझ आ गई? 16 साल। ठीक है, बाल बहुत उतरते हैं उसके। अच्छा, वेट कितना है? वेट बता सकती हैं? ये उसका बढ़ गया, उसने करवाया नहीं। अच्छा जी, सही है, ठीक है, आपको बता देते हैं। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस बारे में, आप दोनों ही बता दीजिए। इनको बेसिकली प्रॉब्लम है बार बार पीरियड्स आने की, तो उसमें बेसिक 16 इयर्स की हैं और वेट गेन ज़्यादा है। वही बात है, अभी हमने डिस्कस किया, सीबीसी करवाना ज़रूरी है, थायराइड प्रोफाइल कराना ज़रूरी है, और सीरम टेस्टोस्टेरोन कराना ज़रूरी है, कि देखना है कि मर्दाना हार्मोन तो नहीं बन रहा, और दूसरा जो ओवरीज के साथ थैलियाँ बन जाती हैं पानी की, वो बनना। तो अल्ट्रासाउंड पे आपने ये चेक करना है, अगर इसकी शिकायत है तो सबसे पहले सोना 10 से 11 के दरमियान करना है, ठीक है। जिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है, और इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल आती है उसका इस्तेमाल अच्छा करना है। जब आप ये लेती रहेंगी तो खुद ब खुद डे टू डे साइकिल हो जाएगी। दूसरा, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स को, चीनी को छोड़ दीजिए। चीनी छोड़ देंगी इस एज पे अभी 3 to 6 मंथ्स के परहेज में, बहुत फर्क और आ जाता नींद, है। ये 2 चीज़ें सिर्फ आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल के साथ, और कुछ साशे आते हैं जिनमें इनोसिटॉल होता है, ठीक है, मायोफॉलिक और इनोफॉलिक, बहुत सारे नाम से आते हैं, वो आप स्टार्ट कीजिए। 15 डेज वो लेना होता है, उससे वेट रिड्यूस भी होगा, और खुद ट्राई करें कि वेट रिड्यूस करें, सिर्फ वो चीज़ें खाएं जो बहुत और इस न्यूट्रिशियस एज में जल्दी लूज हो जाता इस है। एज में जल्दी लूज जल्दी हो अच्छा, जाता है। इसके जी। साथ डॉक्टर टूल ने अब काफ़ी चीज़ें कवर कर दी, लेकिन एक सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स भी करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल लो हो रहा होता है या हाई हो रहा होता है, उसमें साइकिल की लेंथ शॉर्ट हो जाना शुरू हो जाती है। तो अगर जब लो होना शुरू होता है, साइकिल छोटा होता है, तो वो रिपीटेडली 15 डेज में आना शुरू हो जाते हैं। और वही चीज़ें कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स भी, अगर आप नेचुरल फ्रूट्स, बेरीज लेते हैं, पाइनएप्पल का इंटेक अच्छा करते हैं, तो आपका उसका लेवल ऑप्टिमम रहता है कि वर्किंग। वेट ज़्यादा के लिए सीरम इंसुलिन भी करा लेते हैं फास्टिंग में, कि रेजिस्टेंस में तो नहीं जा रहे वो लेटर ऑन। एक तो डायबिटीज़ होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो रही है तो कार्ब्स, वाइट कार्ब्स सारे निकाल देने। बाकी टेस्टोस्टेरोन लेवल, जैसे कहा उन्होंने, डाइट अपनी फोकस करें, स्लीप अच्छी करें, जिंक का इंटेक इंपॉर्टेंट है। साइकिल जो शॉर्ट साइकिल्स होते हैं ना, वो नॉर्मली होता है स्ट्रेस लेवल से, स्ट्रेस नींद ना पूरी होने की वजह से हो रहा होता है, या फिर वही बात है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन वेट क्योंकि साथ ज़्यादा, एक एडेड इन्फॉर्मेशन ये दे रही है कि वेट ज़्यादा, तो उसको भी रूल आउट कराएं कि वो क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो इससे ये बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, कुछ और भी चीजें आप बता रही थी जो इस एज में खुसूसी इसमें तौर देखो पे- टेस्ट वही बात है, अगर मंथली साइकिल्स रेगुलर हैं, कोई इशू नहीं है, तो फिर फॉलो अप रियरली। सिर्फ एक सीबीसी का हम इसलिए कहते हैं कि फीमेल्स में, बच्चियों में आयरन डेफिशिएंसी चल रही होती है, तो आप उसको रूल आउट कराने के लिए पहले हीमोग्लोबिन देख लें, फिर अगर वो कम है तो फिर आयरन, सीरम आयरन करा लें, फेरेटिन लेवल चेक करा लें। इन केस कोई ऐसा इशू नहीं है तो ठीक है। कोई भी मंथली साइकिल में कोई इशू आ रहा है उनके, तो फिर आप जो है सीरम इंसुलिन फास्टिंग ज़रूर कराते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल ज़रूर कराएं, क्योंकि बच्चियों में आजकल वैसे हमारी होती थी कि 50 के बाद जो है ना हाइपोथायराइडिज्म की ज़्यादा केसेस आते थे, अब आजकल बच्चियों में भी आ रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारी जो शादी से पहले की एज में बच्चियाँ कहती हैं हम जो है ना वो थायरॉक्सिन ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हो गए। तो थायराइड ज़रूर रूल आउट कराएं। और अगर इन केस TSH आपका थोड़ा सा रेज्ड आता है, बॉर्डर लाइन रेज्ड है, तो प्लीज़ खुद से या किसी भी डॉक्टर से लिखवा के नहीं, क्योंकि जो भी अच्छा डॉक्टर होगा ना वो आपका फॉलो अप जरूर कराएगा, क्योंकि TSH स्ट्रेस रिलेटेड बहुत होता है। तो अगर स्ट्रेस थोड़ा सा है तो वो बॉर्डर लाइन हाई आ जाएगा। मोस्टली विटामिन डी की कमी होती है, उससे भी रेज हो रहा होता है, तो आप विटामिन डी की कमी सही कर लेंगे तो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। विटामिन डी तो लेकिन हमारे ये यहाँ सब कैसे पता 70% चलेगा? 80% वैसे ही चल रहे ये हैं। सब पता चलेगा टेस्ट कराने से, और टेस्ट तो भाई हम बहुत मैं तो डरते हैं खैर उससे। हड्डी बजा के भी पता चल जाता है, अच्छा, उससे भी प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, पता चल लेकिन जाता ये है। कि उसके लिए विजिट करना पड़ता है, विजिट clinic पे। करेंगे ना, कहीं तो जाना पड़ेगा ही घर से पड़ेगा, निकल के। yes, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये कि घर बैठे आपकी ओपीडी इस वक्त हो रही है, सो आपकी कॉल्स जो है हम एंटरटेन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर बतूल मौजूद हैं और डॉक्टर अरीज मौजूद हैं,
और दोनों आज आपके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के हवाले से आपको बता रही हैं। और कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं था जो हम डिस्कस कर रहे थे तो चले गए थे? आई डोंट थिंक। अब आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो हेयर लॉस है ये भी डिफरेंट एजेस में डिफरेंट रीजंस की वजह से है, जैसे बच्चों में या टीन एज में, फिर यंगर एज में, एंड देन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये हेयर फॉल आई थिंक एक बिग साइन है कि समथिंग इज हैपनिंग। बिल्कुल, ये इसको हमने मिथ्स के साथ किया हुआ है कि स्ट्रेस हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, नॉर्मल लेते हैं। हाँ, कि normal। अभी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई थी और एक स्ट्रेस चल रहा था लाइफ में, इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। जबकि स्ट्रेस और स्लीप दोनों ही आपके हार्मोनल चेंजेस कर रहे होते हैं। अगर आपका हेयर फॉल 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, अगर आपको लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही है या डाइट अच्छी नहीं थी, उससे कंट्रोल हो गया तो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर मोर देन 15 डेज कंटिन्यू रह रहा है, देन आपने कंसल्ट करना जरूरी है। देखिए 50 से 100 स्ट्रैंड्स अगर आपके गिर रहे हैं तो इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। और अगर 100 से भी अबव गिर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल, ये तो बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। तो फिर वो सारे आपको पूरा प्रोफाइल चेक कराना ज़रूरी होता है, ब्लड प्रोफाइल, उसमें हार्मोनल प्रोफाइल भी ज़रूरी है, लिवर प्रोफाइल भी, लिपिड प्रोफाइल भी एंड थायराइड प्रोफाइल भी। तो ये सारे टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं ताकि आपका सॉर्ट आउट हो सके कि क्या रीज़न है। उसके बाद फिर सारे ट्रीटमेंट आते हैं। आपके सक्सेसफुल पीआरपी है वो सक्सेसफुल उसी वक्त होगा जब आपके सारे ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल आएंगे। अदरवाइज अगर आप उसमें करवाते हैं जो भी कंडीशन है, जैसे थायराइड की है, अगर आपका थायरॉक्सिन लेवल नॉर्मल नहीं है तो आपको पीआरपी कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होती है। और जो आपका सेटल डाउन होता है ना, कि बहुत आपको आप एकदम से बूम लगता है कि जी फौरन हेयर फॉल रुक गया और अच्छे बाल होना शुरू हो गए, वो उसी वक्त होता है जब आपका 13 पे हीमोग्लोबिन हो, थायराइड लेवल सही हो, देन पीआरपी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हार्मोनल प्रोफाइल करवाना नेसेसरी है। और हार्मोनल से भी ज़्यादा ना, क्योंकि हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंसी एक्सट्रीमली कॉमन है। एवरी थर्ड फीमेल हैज़ लो एचबी, और अगर एचबी ठीक होगा भी ना, एचबी ठीक आ रहा है तो फेरिटिन लेवल, आयरन लेवल्स होंगे। एक ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी हमारे 1 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, अब तो हमारा 9 या 10 रहता है और गायनेकोलॉजिस्ट सेज दैट कि ये तो नॉर्मल है। नहीं, ये कोई नॉर्मल नहीं होता। 9 और 10 इज नॉट नॉर्मल। आप एनेमिक हैं, देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप एनेमिक हैं और उसको बढ़ाने पे काम कीजिए। बढ़ाने पे नहीं काम करते, और उसकी वजह से एक तो हेयर फॉल और फेस पिगमेंटेशन जो खवातीन आ जाती है, हमें छाइयाँ हो रही हैं, हमें क्रीम दे दें लगाने के लिए, कोई फेशियल बता दें, कोई प्रोसीजर बता दें, भाई वो कभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आपके इंटरनली जब तक अंदर से सही नहीं होगा, इतना मैं बता रही हूँ, एवरी थर्ड फीमेल हैज लो एचबी, और एचबी ठीक होगा तो आयरन कम होगी, क्योंकि ये एक चीज बड़ी कंफ्यूजन होती है कि एचबी ठीक है तो सिम्टम्स हैं तो आप आयरन नहीं चेक करा। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अली नकी साहब। अली नकी कराची से बात कर रहा हूँ। मैंने 2 चीजों के हवाले से बात करनी थी। एक हेयर लॉस के हवाले से पूछना था। अभी एज मेरी जस्ट 23 है, बट काफी मेरे बाल जो है वीक हो गए, पतले हो गए। सही। ये समझे कि जब अगर पानी लगता है तो कभी कभी स्कल्प तक नजर आने लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। और दूसरा डाइटिशियन अरीब से एक चीज पूछनी थी कि मैं खुद 3rd ईयर न्यूट्रिशन का स्टूडेंट हूँ। काफी जगहों पर मालूमात करने के बाद हमें इंटर्नशिप्स का जब मालूम किया तो कहीं भी कोई ऑफर नहीं करता। तो अगर आपकी नजर में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स या कुछ हैं तो आप पहले गाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। पहले एक और कॉलर है, फिर आप बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत ही थी और चली गई, खैर आप दोबारा आ जाइएगा जी। अच्छा, एक तो जो हेयर फॉल का उन्होंने कहा, देखिए मेल जो हेयर लॉस होता है ना, उसमें वही बात है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी चेक कराएंगे, सीबीसी भी कराएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जिंक डेफिशिएंसी और बायोटिन डेफिशिएंसी चल रही होती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। 3 चीज़ें बेसिकली मिलके हेयर का जो फॉलिकल है, स्ट्रैंड है, उसके अराउंड जो ग्लैंड्स हैं, उनकी वर्किंग को करते हैं। तो कोई अच्छे सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें। वही बात है कि अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक इनका अच्छा और फिर भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो ये ज़रूर चेक कर लें कि कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा जंक फूड एक टाइम पे खाते हैं और गट हेल्थ अच्छी नहीं है। तो गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो अगर सब्जियां साथ खा भी रहे हैं और फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो कभी भी नहीं होगी, और सप्लीमेंट्स भी वर्क नहीं करेंगे। तो गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए दही का इस्तेमाल, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, और अपनी लाइफ से थोड़े अरसे के लिए जंक फूड यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, बाज़ार के खाने कम कर दें।
उसके बाद सप्लीमेंट नहीं भी लेंगे ना तो सब्जी खाएंगे तो वो एब्जॉर्ब होगी प्रॉपर्ली। ठीक है, और उनको वो भी बता दें अच्छा, उसके internship लिए कहाँ हो ये सकती मुझे है? कंसर्न वो कर ले तो मैं इनकी पूछ लेती हूँ डिटेल्स वगैरह, क्योंकि बेसिकली कहाँ पे करनी है, इन्होंने कोई आगे सोचा हुआ है कि इन्होंने किस न्यूट्रिशन को लेकर भी किसी चीज़ के कोई साथ वर्क करना इंस्टीट्यूट है ऐसा जहाँ जा सकते हैं? या देखो, आई वाज एन MBBS डॉक्टर, तो मेरा बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोटोकॉल था। इन ही आई थिंक ये आजकल ये जो फूड एंड इकोनॉमिक्स के साथ करते हैं ये वो कर रहे हैं मास्टर्स ना, तो इनका एक डिफरेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा तो वैसे। इनको बता दीजिएगा आप लोग, अगर कोई हाँ, मेरा जहन में- फेसबुक पे कांटेक्ट कर ले। इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हाँ, इंटर्नशिप हो जाती है, लेकिन बाकायदा अखबारों में आती है, इंटर्नशिप वो आपको ज्वाइन करना होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए। लेकिन ये मुझे अगर चाहें तो मेरे फेसबुक पे मैसेज कर दे तो मैं गाइड कर ठीक दूंगी। है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। ये मेरी बेटी 2 साल की है, अगर मिट्टी बहुत खाती है। बिस्किट बहुत खाती है? 2 साल की तकलीफ मिट्टी? और उसका वेट भी नहीं बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है मुश्ताक साहब, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस बारे में जी। अच्छा, ये बेसिकली 2 इंडिकेशन होती हैं, एक तो ये कि एनीमिक होगी बच्ची, और दूसरा खून की कमी होगी। खून की कमी और विटामिन B12 की कमी, तो दोनों को चेक करा लीजिए। तो फिर इसमें मट्टी खाते हैं बच्चे? क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है मट्टी खाने की। अच्छा। हाँ, मट्टी हो गई, पेंट हो गया, बहुत सारी अलग-अलग, बहुत बच्चे जो हैं वो चप्पलें चाटते हैं। जो चीज आपको मिले ना मिट्टी वाली, तो उसमें जो है ये दोनों चीजें, मिनरल डेफिशिएंसी भी स्टार्ट हो जाती है मिनरल। तो अच्छा जो है आपने कोई भी सिरप लेना है जिसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छी हो और मल्टी मिनरल्स हो, यानी मल्टी विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, वो स्टार्ट करा दीजिए आप 1 स्पून, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। अच्छा, इसके इसका साथ ख्याल ना रखना। इनके पेट के कीड़ों का या कुछ Yes. ऐसे वॉर्म्स वो वगैरह रूल आउट ultimately करा होते ले, ही हैं, इस वजह से बिल्कुल। वेट गेन नहीं हो रहा होगा। डीवॉर्म करना जरूरी Deworm होता है करना फिर। 2 इयर्स की है तो डीवॉर्म कर देंगे, वो सही हो जाएगा। अच्छा, पेट के कीड़े वगैरह जो है उसके लिए भी फिर दवा डॉक्टर को दिखा लें प्रॉपर। दोनों चीजें ना, पेट में प्रॉपर कीड़े डॉक्टर को दिखा लें है ना? जरूरी है देखो, दिखाना। ये जो पीका, बेसिकली पीका कहते हैं इसको, जो आपको क्रेविंग होती है नॉन एडिबल जो चीजें हैं, मट्टी खा ली, चूना खा लिया, लकड़ी चाटते हैं, पता बहुत डिफरेंट, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो डेफिशिएंसीज होती है, मैग्नीशियम की हो रही है, B12 की हो रही है, आयरन की है, ये कॉमन डेफिशिएंसीज है जिनमें ऐसी जो है ना नॉन एडिबल चीजों का दिल चाहना शुरू हो जाता है। ओह माय गॉड। और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नुसरत साहिबा। जी, मुझे हार्मोन्स का इशू है, एज मेरी 55 है, लेकिन मुझे स्पॉटिंग का मसला है। तो अब ये कुछ मंथ से ना 3 माह से मुझे स्पॉटिंग नहीं थी आई, टेस्ट वगैरह सारे करवाए हैं, और जब मैं कोई विटामिन C या विटामिन D कोई भी ऐसी चीज़ ले लूँ तो मुझे तब स्पॉटिंग जरूर आती है। तो ये इशू मेरे साथ है, मेरा वेट भी ज़्यादा है, और ये मतलब डॉक्टर, काफ़ी डॉक्टर से मैं बारी बारी कंसल्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे सम टाइम होता है कि चलने से, हील पहनने से, या ये जो है कोई भी ये विटामिन वाली ले लूँ। ठीक है ऑन एयर बात कर लेते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शकीला। मेरा सवाल ये है कि मैं ना, मुझे हार्मोन का मसला है, जब मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ ना डॉक्टर से लेके, तो फिर 1-2 दफा आ जाते हैं, तो फिर वही मसला हो जाता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है शकीला? 35। वेट कितना? जी, वेट कितना है? वजन? वजन मैं सही है, इतनी हेल्दी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो अच्छा, एक तो जो पहली पेशेंट थी ना, देखो टेस्ट कराए हुए, अगर एक तो टेस्ट में रूल आउट इस एज में सर्टनली कराना पड़ता है कि कोई कैंसर या ट्यूमर्स ना हो, वो रूल आउट कराना ज़रूरी होता है। ओवरीज जो हैं वो एट्रोफिक हो गई, यानी कि श्रिंक हो गई है कि नहीं हुई, वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ओवरीज का साइज़ नहीं श्रिंक हो रहा होता, तो वो हार्मोन्स आपके उसी तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, तो 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में कभी आपको स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरी जो चीज़ है, कभी कभी बिल्कुल लोकलाइज हाइपरप्लेजिया हो रहा है, यानी कि जो टिश्यू होता है अराउंड द वजाइना, जो फीमेल जेनिटल पार्ट है उसमें, तो वो हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है, या कोई इन्फेक्शन चल रही होती है क्रॉनिक जो हील नहीं हो रही होती, जिसकी पूरी फंगल है या एंटीबायोटिक्स लेनी है, बैक्टीरियल है, तो वो नहीं ली होती, तो जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी तो स्पॉटिंग। अब वो लोकलाइज स्पॉटिंग हो रही है, इंटरनली आ रही है, ये ज़्यादा वो रिपोर्ट्स देख के हम लोग बता सकते हैं, हम इस तरह नहीं बता सकते। अगर
हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस होती है कि इनको हर थोड़े अरसे का इनके हार्मोन्स को पीक करें, ईस्ट्रोजन लेवल्स, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ईस्ट्रोजन लेवल्स को नीचे होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो रहे और ये डाइट ऐसी लेती है जिसमें वो ट्रिगर होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन होती है वही जितने भी नेचुरल फ्रूट्स बेरीज हैं वो ईस्ट्रोजन को अच्छा करते हैं, तो हम नॉर्मली फीमेल्स को एडवाइस करते हैं। लेकिन इन केस किसी का ईस्ट्रोजन पहले ही बढ़ा हुआ है तो वो ये चीज़ें नहीं लेगा। अगर वो ले रहा है तो वो ट्रिगर होती रहेगी और इनको स्पॉटिंग होती रहेगी। तो ये बेसिकली इनका जो है वो किसी रिपोर्ट्स देखकर हम लोग ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अपनी डाइट में वो चीज़ें निकाल दें जो इनको लगता है कि ट्रिगर कर रही हैं, और अपना प्रिमरोज अगर नहीं लेती तो इवनिंग प्रिमरोज स्टार्ट करें। इवनिंग प्रिमरोज का फ़ायदा ये होता है कि आपके हार्मोन ज़्यादा हैं तो उसको नीचे ले आएगा, नीचे है तो ज़्यादा वो बैलेंस करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ ये कही थी कि वेट गेन ज़्यादा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक्स लाइक इन्फेक्शन। और दूसरा, आप मोस्टली जो है लोअर बेली बढ़ जाती है आफ्टर 40 ईयर्स, या जैसे जैसे आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक तो उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, उससे फ़र्क पड़ता है। और ऐसे बॉडी शेपर्स पहनिए जिससे आपकी जो है लोअर बेली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। जब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो समटाइम्स अगर हाइपरप्लेजिया जैसे सेल्स बढ़ जाते हैं वो आपके नहीं होते, बार बार जो है वो सेल्स नहीं बढ़ते हैं, उसकी वजह से मोस्टली मूवमेंट के साथ भी होता है। और आप नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, आप नीचे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, उसके साथ भी रिलेटेड होता है। तो द थिंग इज दैट कि वो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है और एग्जामिनेशन पे ही डायग्नोसिस होगी कि इशू क्या है। और समटाइम्स ये कि वहाँ से थोड़ा सा स्टिक से मवाद देकर टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, तो उससे आपकी करेक्ट डायग्नोसिस हो जाती है कि व्हाट इज द इशू, इन्फेक्शन है और या हार्मोनल रिलेटेड। अच्छा, और वो जो 35 इयर्स ऑफ एज जिन्होंने बताई और कहा कि दवा लेती हूँ तो फिर हो जाता है साइकिल, वो तो फिर प्रॉपर उनका जो है प्रोफाइल देखना ज़रूरी है। और मोस्टली ये है कि ये चेकअप कराएं। और इट मे बी ये कि आपके दिमाग से जो है हार्मोन यूट्रस तक के नहीं जा रहे या यूट्रस से ही इशू है, तो सारा जो है हार्मोनल प्रोफाइल उनका चेक करना ज़रूरी है। नींद अच्छी कीजिए, विटामिन डी का ख्याल रखिए, थायराइड हार्मोन देखिए, चेक करवाइए कि किस लेवल पे है। अच्छा, क्योंकि सॉरी आपकी बात काट लूँ, 35 कहा ना, आजकल हमारे यहाँ अर्ली मेनोपॉज के बहुत पेशेंट्स, उसमें रेगुलर साइकिल्स हो जाते हैं। उसके लिए फिर जो हम लोग हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं उसमें सीरम इंसुलिन भी करा रहे होते हैं और AMH होता है वो कराते हैं। AM बेसिकली वो पता चलता है कि आपकी ओवरीज फंक्शनल है कि नहीं। अगर फंक्शनल नहीं है तो फिर साइकिल नहीं आएंगे, और वो ये होता है रेगुलर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वसीम यूसुफ बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी फरमाइए। जी मुझे ये हेयर फॉल के बारे में पूछना था। मैं डायबिटिक भी हूँ और बाल काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहे हैं। तो एक तो इसकी कोई एहतियात बता दें, इसकी वजूहात जो कॉमनेस्ट है वो ये। और दूसरा मुझे एक और चीज़ का भी पूछना है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो किसी ने तो उसमें कौन कौन से लोगों को, जैसे मैं डायबिटिक हूँ तो डायबिटिक लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, या ये समझ लें कि कौन सी कंट्राइंडिकेशन है कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हम जवाब ले लेते हैं जी। अच्छा देखिए, ये डायबिटिक हैं और उसमें जाहिर सा है इनकी शुगर अनकंट्रोल है, इसी वजह से इनको हेयर फॉल का इशू है। तो पहले तो शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब ये ओरल मेडिसिन पे हैं या इंसुलिन पे हैं, जिस भी मेडिसिन पे हैं उसकी, और हीमोग्लोबिन A1C ज़रूर चेक कराएं ताकि उससे स्टेटस पता चल सके कि लास्ट 3 मंथ्स में इनका शुगर लेवल कंट्रोल में था या नहीं था। अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कंट्रोल में नहीं है, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में शुगर इतनी ज़्यादा हो रही है कि हेयर फॉल भी हो रहा है उससे। और सेकेंड इनका ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जा, बहुत सारे हमारे यहाँ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिन्होंने करवाया हुआ है, दे हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, वो इंसुलिन पे भी हैं और उनका जो है वो अभी तक के बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, लेकिन पहले अपनी डायबिटीज कंट्रोल करना है। डायबिटीज कंट्रोल, यही मैं बता रही हूँ, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। तो डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जा रहे हैं तो वो आपको असेस करेगा बेसिकली कि आपके फॉलिकल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो जो एरिया है बाल्डनेस का वो वहाँ पे लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, और टोटल हार्मोनल प्रोफाइल आपका कैसा है कि आप फर्दर 6 मंथ्स में जाकर, क्योंकि देखिए इट टेक्स टाइम, 3 से 6 महीने आपको लगते हैं। तो वो 3 से 6 महीने में आपका लाइफ स्टाइल, आपका डाइट पैटर्न, आपकी शुगर कंट्रोल किस लेवल पे है, ये सारी असेसमेंट के बाद डिसाइड किया जाता है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनका हेयर ट्रांसप्लांट होगा या नहीं होगा। सही। आप इसमें कोई बिल्कुल यही है। और डायबिटिक है ना, जब तक शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे वो हीलिंग नहीं होगी। कोई भी प्रोसीजर कराने से पहले, इवन वूंड भी अगर डायबिटिक पेशेंट्स को हो जाता है और शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो हील नहीं होता। तो वो बाकी तो डॉक्टर बतूल ने जैसे बताया कि वो असेस करना ज़रूरी है। ठीक है, कोई आखिर में फूड फॉर थॉट?
फूड फॉर थॉट जी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जंक फूड हफ्ते में एक दफ़ा ठीक है, रोज़ रोज़ ना खाएं। और सप्लीमेंट्स अगर किसी को ज़रूरत है तो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कुछ भी ना लें, वो खुद से टेस्ट भी ना कराएं जाके। ठीक है। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। आप दोनों आई और छा गई और वक्त का पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका भी शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमेशा शामिल होते हैं। ये तमाम चीज़ें बता तो दी गई हैं लेकिन डिसीजन मेकर आप खुद हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। लेकिन ये फ्री ओपीडी हो जाती है, मगर कई बार यहाँ से आपको बताया जाता है कि आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अपने लिए वक्त निकालें, अपनों के लिए वक्त निकालें, डॉक्टर के पास जाएं जहाँ आपको बेहतर लगता है और अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।